इन द राइट प्रपोर्शन। सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए और जितने प्रपोर्शन में होने चाहिए वो राइट प्रपोर्शन होना चाहिए। ओके, और उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसमें क्या क्या आएंगे, तो दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो आप इसमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या आएगा, यू कैन राइट दैट एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है दिस क्वेश्चन, तो आप इसमें सारे न्यूट्रिएंट के भी नाम बोलेंगे एंड उसके जो सोर्सेस हैं वो क्या है वो भी बोलेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट में क्या आएंगे, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल। ओके, सो इसका काम क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। सो प्रोटीन के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका मीट, बीन्स, नट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, एंड इसका फंक्शन क्या है, फॉर इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। सेल्स का रिपेयर करता है एंड उनको ग्रोथ कराता है, लाइक मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। थर्ड इज फैट्स। फैट का क्या काम है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेस क्या है इसके, हेल्दी ऑयल्स, एवोकाडोस, फिश, वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, इनका काम क्या है, फॉर एनर्जी एंड सेल फंक्शन। सेल फंक्शन में भी इनका रोल है एंड ये बॉडी में हीट से इंसुलेटर का काम करते हैं। ये ही बाहर की टेम्परेचर को बॉडी में लाइक अफेक्ट होने से बचाता है बॉडी को। ओके, लाइक जिनकी बॉडी में फैट की लेयर होती है तो उनकी बॉडी में थोड़ा जल्दी से ठंडी, जल्दी से गर्मी उन्हें नहीं लगेगी। ओके, ऑर्गन्स को बचाता है फैट की लेयर जो उनके ऊपर होती है। जो बिल्कुल स्किनी होते हैं उनको जल्दी से ठंडी लगेगी, बहुत जल्दी गर्मी भी टॉलरेट वो नहीं कर पाते हैं। ओके, फोर्थ न्यूट्रिएंट इज विटामिन एंड मिनरल्स। तो इनका ये सोर्सेस क्या है इसके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सोर्सेस हैं और इनका काम क्या है, इट इज प्रोटेक्टिव फूड। ये हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। ओके, एंड इनका काम एक और है, दैट इज सपोर्ट वेरियस बॉडी प्रोसेस। बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं, इनके बिना नहीं होगा। लाइक अगर हम किसी चीज की एब्जॉर्प्शन की बात करें तो फिर दूसरा न्यूट्रिएंट लगता है। तो ये जो सपोर्टिव न्यूट्रिएंट है इसमें मोस्टली मिनरल्स एंड विटामिन ही होते हैं। फिफ्थ इज फाइबर। तो फाइबर में आ जाएंगे आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी आएगा एंड ये हेल्प, इट इज गुड फॉर गट हेल्थ। ठीक है, डाइजेशन के में भी हेल्प करता है ये। नंबर 6, वाटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड। ओके, एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स बॉडी फंक्शन। बहुत सारे बॉडी फंक्शन है जिसमें वाटर बहुत एसेंशियल है, इवन डाइजेशन में भी वाटर लगता है। इट अवॉइड्स, और जो बैलेंस डाइट में क्या नहीं होना चाहिए, तो इसमें एक्सेस शुगर नहीं होना चाहिए, एक्सेस सॉल्ट नहीं होना चाहिए, अनहेल्दी फैट्स नहीं होना चाहिए एंड जो पोर्शन है वो सही होना चाहिए। जिसके लिए जितना रिक्वायर्ड है वो पोर्शन सही से होना चाहिए। ओके, तो दिस इज बैलेंस डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं और वेट लॉस कर रहे हैं, तो ये वो बैलेंस डाइट नहीं होगा। एंड बैलेंस डाइट इज वेरी इसेंशियल फॉर एवरीवन। ओके, सेकेंड थिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पता होना चाहिए। खाना कहाँ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहाँ जाता है एंड उनके ऑर्गन्स के नाम क्या है। ठीक है, तो जब तक आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पता होगा तब तक आपको किसी भी बीमारी को समझने में प्रॉब्लम होगी। आप जब किसी का भी ब्लड टेस्ट, ब्लड रिपोर्ट्स देखेंगे तो उससे आप सही एजम्पशन नहीं लगा पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्या कट डाउन करना है।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक तो आना चाहिए आपको, बनाना आना चाहिए, साथ साथ उसके सारे बॉडी पार्ट्स का नाम पता होना चाहिए, सबके फंक्शंस पता होने चाहिए कि कौन सा बॉडी पार्ट क्या काम करता है। ओके। एंड अगर किसी ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे क्या हमें रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। कोई बीमारी है अगर, लाइक डायबिटीज अगर ले लिया जाए, तो डायबिटीज अगर है किसी को, तो वो डायबिटीज होने के वजह से उसका कौन सा बॉडी पार्ट है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट कर रहा है। या पैनक्रियास। यस, करेक्ट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर मैं बात करूं जॉन्डिस, जॉन्डिस में कौन सा, लीवर। लीवर। या करेक्ट, वेरी गुड। एंड अगर बोला जाए मेरास्मस, मेरास्मस के बारे में सुना है आप लोग ने? नहीं क्वाशियोकर मैम। मरास्मस, ये एक डिफिशियंसी डिजीज है माल न्यूट्रिशन के अंदर। माल न्यूट्रिशन टर्म पता है आपको? माल न्यूट्रिशन क्या होता है? नहीं मैम। माल मतलब खराब, ओके। न्यूट्रिशन मतलब तो आप जानते हैं, लाइक। तो माल न्यूट्रिशन, खराब न्यूट्रिशन, तो ऐसे बच्चे जिनका न्यूट्रिशन खराब है, ये एडल्ट में भी कह सकते हैं, तो उनको माल नरिश्ड कहा जाएगा। ओके। तो पीईएम और क्वाशियोकर मेरास्मस, ये ऐसे डिजीजेस हैं जो लॉन्ग टाइम तक कोई बच्चा अगर नरिशमेंट उसको नहीं मिला हो, मेनली इसमें मेरास्मस में क्या होता है, बच्चे को प्रोटीन भी नहीं होता है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट भी अवेलेबल नहीं होता है, तो ये दोनों ही डिफिशियंसी होती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है एक्चुअली ये। तो उसमें बच्चा जो होता है, ये जनरली बहुत लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में होता है, जो बहुत गरीब है, जिनको खाना टाइमली नहीं, मतलब इवन 2 मील्स भी पर डे नहीं मिल रहा है, तो उनमें ये देखा गया। तो इनको बोलते हैं मेरास्मस। वो एकदम सूखे, लीन एंड थिन होते हैं, ना बॉडी में फैट होता है, ना पेट होता है। और एक और बीमारी होती है क्वाशियोकर, उसमें क्या होता है, सिर्फ राइस खाते हैं वैसे बच्चे, जो सिर्फ रोटी खाते हैं, उनको दाल नहीं मिल रही है, दही कुछ नहीं मिल रहा, लाइक प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो उनमें होता है क्वाशियोकर। वैसे बच्चे पैर हाथ बिल्कुल पतले रहेंगे एंड पेट उनका बहुत फूला हुआ रहेगा, तो वो होता है क्वाशियोकर। तो ऐसा मतलब देख के डायग्नोस कर सकते हैं। तो उनका पेट इसलिए फूला है क्योंकि कार्ब्स तो मिल रहा है, लेकिन प्रोटीन्स बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो सेल्स नहीं बन रहे, मसल बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो अगर कोई बहुत लीन एंड थिन है, मान लीजिए क्वाशियोकर नहीं भी है, नॉर्मल इंसान है जिसका बीएमआई थोड़ा कम है, लाइक 17 जैसा है, और उसको वेट गेन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोटीन से वेट गेन कराएंगे, ना कि उनको बहुत ज्यादा फैट दे देंगे या कार्बोहाइड्रेट दे देंगे, क्योंकि उनको बॉडी मास बढ़ाना है, ना कि बॉडी फैट। तो अगर कोई बहुत लीन एंड थिन है तो उनको प्रोटीन डिफिशियंसी है। एंड गेन करने के लिए ऑब्वियसली कार्ब्स तो देंगे ही, लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड फैट के थ्रू उनका वेट गेन नहीं करना है, उतना ही देना है जितना बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, मगर ज्यादा क्या देंगे, प्रोटीन ज्यादा देंगे। एंड अगर मैं बात करूं अनीमिया, अनीमिया है तो फिर क्या करेंगे? एनीमिया मतलब खून की कमी। यस, मगर खून की कमी तो खून में तो, Iron यस, foods, iron foods, leafy vegetables, and wheat and all. ठीक है। तो एग्जैक्टली स्पिनच। खून की कमी ये हम कॉमन लेमैन भी बोलेगा, लेकिन डाइटिशियन, एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, वी हैव टू से हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है। ब्लड में जो एक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, वो कम हो जाता है। ठीक है, खून की कमी नहीं होती, खून तभी भी 5 लीटर ही होता है उनके बॉडी में भी, जस्ट उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है, जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, वो कम हो जाता है। ठीक है। तो उस केस में हम सिर्फ आयरन नहीं देंगे, हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन प्लस प्रोटीन से बना है, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। तो वैसे पेशेंट को आपको आयरन भी देना है एंड प्रोटीन भी देना है। ओके।
तो लाइक इस केस में हम नॉन वेज जो है नॉन वेज खा सकते हैं, उसमें दोनों होता है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, साथ में आयरन वाले, जैसे एक स्टूडेंट ने बोला पालक एंड एप्पल, पोमेग्रेनेट, ये सब दे सकते हैं। एंड करी पत्ता इज वेरी गुड इन आयरन, लोटस स्टेम इज वेरी गुड इन आयरन। तो ये आयरन के साथ साथ प्रोटीन भी देना पड़ेगा, सिर्फ आयरन देने से नहीं होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अनीमिया। मैं मटर की दाल दे सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मटर की दाल। हाँ जी, दाल में प्रोटीन होता है। दाल पालक मैम, दाल पालक भी दे सकते हैं ना? दाल पालक इज गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन प्लस आयरन, तो ये अच्छी डिश है। तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप एक टाइम पेशेंट को दाल वगैरह रेकमेंड कर रहे हैं 1-2 टाइम, तो किसी एक मील में उनका आयरन भी होना ही चाहिए, तो वो ध्यान रखना है। एंड अगर बात करें आपका विटामिन ए डिफिशियंसी में, तो क्या देंगे किसी को? कैरेट, यस, कैरेट इज रिच इन कैरोटीन। जो ड्राई आई होती है किसी को सर्दियों में, गर्मियों में, तो उसमें विटामिन ए डिफिशियंसी होती है, तो उसमें कैरेट्स जो है वेरी गुड सोर्स ऑफ कैरोटीन। जो भी येलो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं ऑरेंज कलर के, तो उसमें कैरोटीन होता है, तो वैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उनको रेकमेंड करेंगे। And milk is also good in vitamin A. And vitamin A क्या हम अगर ज्यादा खा लें कुछ महीनों के लिए एंड फिर कुछ महीने ना खाएं तो चलेगा? नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खाना चाहिए डेली। नहीं, चल सकता है। विटामिन ए ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फैट में सॉल्युबल है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन मैंगोज खाता है सीजन में अच्छे से, ठीक है, एंड 2-3 महीने नहीं भी खाएगा, तो वो स्टोर होके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कभी कोई नहीं भी खाएगा 1 महीने 15 दिन तो चलेगा, हमें एवरीडे उसका रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं आपके ए, डी, लाइक जो वाटर सॉल्युबल है दैट इज सी एंड बी ओनली, ठीक है। तो इनके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन ए also is fat soluble, yes. So B and C is also B and C only water soluble, इनके अलावा जितने भी होते हैं सब फैट सॉल्युबल होते हैं। तो हमें वाटर सॉल्युबल जो विटामिन हैं वो डेली खाना ही पड़ेगा। अगर हम सोचे आज हम ज्यादा खा ले कल नहीं खाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, हम एक्सेस खाएंगे। लाइक लेमन अगर खा ले विटामिन सी के लिए, ज्यादा खा ले कल नहीं खाएंगे कुछ भी विटामिन सी, तो नहीं चलेगा, हमें उसकी रोज की रिक्वायरमेंट होती है। एंड विटामिन सी ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन करने में भी हेल्प करता है। तो आपको विटामिन सी एवरीडे बेसिस पे खाना है। हाँ जी, कुछ सुनना है, कुछ बोल रहे थे आप? E and K. Yes, these are fat soluble vitamins. Yes, A also is fat soluble vitamin. Okay, and E जो होता है, E की जो कैप्सूल आती है विटामिन E की, तो वो कहाँ से आती है? कुछ पता है? उसके अंदर जो ऑयल होता है वो कहाँ से आता है? That is cod liver. Fish. Yes, कॉड नाम की Yes, कॉड नाम की एक फिश होती है, उसके लिवर से वो ऑयल निकाला जाता है। अभी आजकल कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ रही हैं, 1-2 विजिट किया था मेरे पास, जो बोल रहे थे कि उनका प्लांट सोर्स विटामिन ई है, लेकिन आज भी हम जो देखते हैं मेनली हमारा एनिमल सोर्स का ही विटामिन ई मार्केट में अवेलेबल है।
ओके, सो मेनली जो उनका लीवर ही तो है जो फैट को स्टोर करता है ना, तो फिश में भी ऐसा ही होता है। तो उसका फैट लिवर का निकाल के एंड उसमें जो विटामिन ई सॉल्युबल है, हमारा भी लिवर में विटामिन ई सॉल्युबल रहता है, तो फिर उसका निकाल के वो टैबलेट्स कैप्सूल्स बनाई जाती है। एंड हाइपरटेंशन क्या है एंड हाइपरटेंशन में क्या करेंगे हाइपरटेंशन का पेशेंट अगर आपके पास आता है? काउंसलिंग फैक्ट फूड में सॉल्ट एंड फॉस्फोरस सोडियम उसको कम करना है। Hypertension is one kind of disease which we can say it's patients having some movable things. उनके ब्रेन में कुछ मूवेबल होता है, ऐसा पेशेंट कंप्लेन करते रहते। जब उनका ब्लड प्रेशर वगैरह टेंस करते हैं, उनको कुछ टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि इज हैविंग ब्लड प्रेशर पे उसको बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है ब्लड में? उसका सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया है। हाँ, सिस्टोलिक बढ़ा रहता है, समटाइम्स डायस्टोलिक भी बढ़ा रहता है, दोनों ही बढ़ा रहता है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, दैट शुड बी 110/80/110। तो ये 110/80 सॉरी, तो इतना होना चाहिए। 140 तक भी 8120 मैम, 8120 या एंड 140 तक भी हम मेडिसिन नहीं रिकमेंड करते, डॉक्टर्स नहीं रिकमेंड करते, तब तक भी डाइट से किया जा सकता है। लेकिन अबव 140 जाने के बाद डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि 140 के नीचे ही किसी का रहे। अगर प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, काफी फोर्सफुली हमारी बॉडी में वो सर्कुलेट हो रहा है, दैट मीन्स ओके। तो जब हमारी किडनीज में जाएगा प्रेशर से तो क्या करेगा, जो ओके, तो वो नहीं होना चाहिए। जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है कई बार, ठीक है। तो क्या करता है, क्यों सोडियम कम करता है, सोडियम का क्या रोल है? तो सोडियम क्या करेगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम रखेगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम रहेगा तो वॉल्यूम कम होगा ब्लड का, राइट। तो वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, उनका प्रेशर कम होगा, क्वांटिटी कम है तो वो स्लो जा पाएगी। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो वो ज्यादा फास्ट जाना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए वॉल्यूम कम करने आता है। दूसरे को बैलेंस, जो पोटाशियम है ये एक दूसरे, तो अगर पोटाशियम अच्छे से खाएगा पेशेंट हाइपरटेंशन वाला तो उसका सोडियम भी बैलेंस रहेगा। एंड पोटाशियम के लिए क्या खा सकते हैं, साइट्रस फ्रूट में पोटाशियम विंटर्स में पूरा एंजॉय करिए, टू और ज्यादा स्टोर नहीं रहेगा, वो का पास आउट हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग। हाइपरटेंशन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, कैपिटल में HTN। तो अगर कहीं HTN लिखा हुआ है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज हाइपरटेंशन। हम जब प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं तो हम कभी भी पूरा नहीं लिखते, डायबिटीज मेलाइटस हाइपरटेंशन ऐसा लिखने के लिए उतना जगह भी नहीं होता है हमें। उसको बहुत सारे डिजीजेस हैं किसी के, तो साइड में हमें केयर ऑफ सब चीज लिखनी होती है और उसके बाद डाइट प्लान करना होता है। तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। डॉक्टर्स का भी आप प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वो इस तरह से ही लिखते हैं, DM लिखते हैं, D2DM लिखते हैं। DM दैट मीन्स डायबिटीज मेलाइटस। तो ये टर्म्स आपको पढ़ने आने चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना आना चाहिए कि डॉक्टर ने क्या लिखा है, देन यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा ये कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट की, हिस्ट्री में पता चलेगा कि क्या है पेशेंट का, देन यू कैन अंडरस्टैंड अच्छा इतने टाइम से इस चीज के लिए मेडिसिन खा रहा है। क्योंकि मेडिसिन, आप हर मेडिसिन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि किस चीज के लिए खा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क टू पेशेंट कि आप क्या मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं क्या पहले से क्रोनिक डिजीज के लिए, देन वो बताते हैं। फिर हम प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं डॉक्टर ने क्या, क्योंकि कई बार पेशेंट नहीं बोलते, वो भूल भी सकते हैं। तो हमें जो भी उनकी प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन होती है वो देखनी होती है, तो उसमें क्या क्या लिखा है डॉक्टर ने। कई बार डॉक्टर भी कुछ मिस कर सकते
सकते हैं कि उनको पेशेंट ने नहीं बताया हो, तो इसीलिए हमें पेशेंट से भी पूछना है एंड प्रिस्क्रिप्शन भी देखनी है। साथ साथ अगर प्रीवियस कोई भी ब्लड रिपोर्ट्स है तो वो भी देखनी है, जिससे हम अच्छे से उनका जो स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस, वो एज्यूम कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप डायग्नोसिस अच्छा नहीं करेंगे तो आप अच्छा डाइट प्लान, इफेक्टिव डाइट प्लान नहीं बना पाएंगे। So Estrogen is very common nowadays. Diabetes is very common nowadays. Fatty liver is very common nowadays. तो इन सब के लिए, तीनों ही के लिए आपको फैट कट डाउन करना है, क्वांटिटी मेजरमेंट बताना है आपको, मंथली कितना खाना है। तो मैंने आपको बताया है रफली आप एक एवरेज पर्सन को 25 ml पर डे दे सकते हैं। उसके लिए कैलकुलेशन उनको समझाना पड़ेगा, हाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर अ मंथ इनटू 30 एंड इनटू पर्सन, जितने भी घर में उनके लोग हैं। सेकेंड थिंग, उनको शुगर जो है उनका फैटी लिवर में भी बढ़ाता है, प्रेशर को भी बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। तो शुगर जितना हो सकता है पेशेंट का बंद रखिए एवरीडे बेसिस पे। कभी कभी खाना चाहते हैं, इट्स ओके, मगर जो रोज में खा रहे हैं वहां से कट डाउन करिए। ओके, तो आप बिल्कुल पेशेंट को मत बोलिए हाँ कभी कभी खा सकते हैं। उससे अगर आप कभी कभी बोलेंगे तो हो सकता है वो उससे ज्यादा ही खा ले। तो शुगर कभी भी इनकरेज मत करिए, गुड़ खाने के लिए भी मत बोलिए, हनी भी खाने के लिए मत बोलिए। डायबिटिक पेशेंट को हो सकता है कभी कभी वो फिर भी खाएंगे, लेकिन शुगर इज वेरी डेंजरस। एंड बिस्किट्स पेशेंट कई बार खाते हैं, वो उतना मेंशन नहीं करते, तो आपको बिस्किट्स के लिए भी बताना पड़ेगा कि बिस्किट्स तो नहीं खाते है ना, क्योंकि बिस्किट को कोई लोग उतना वैल्यू ही नहीं देते। हाँ वो तो खाते ही हैं, तो वो उसको काउंट में बताते नहीं। तो यू हैव टू आस्क कि बिस्किट तो नहीं खाते। बिस्किट इज वेरी डेंजरस फॉर एवरीडे मील। कभी कभी खा लिया, कभी खाने का कुछ प्रॉब्लम है, बाहर में है, उस केस में, बट एवरीडे बेसिस पे बिस्किट्स उनको मत अलाउ करिए। हाँ जी गगन जी बोलिए। Want to say something? Okay. So, and different millets try करने बोलिए पेशेंट्स को। मेनली लोग क्या खाते हैं, रोटी एंड राइस ही खाते हैं, वीट की रोटी एंड राइस। तो उनको खाने को बोलिए कम से कम 1-2 मिलेट को चेंज करें वीक में। एंड बेटर होगा अगर पेशेंट मिक्स करके खाए, उससे अच्छा होगा। 1 मिनट ही खाए, वो अलग से एक दिन खाए, दैट विल बी मोर। अगर दूसरे डिजीज की बात करें, अगर हम यूरिनरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, उसका कोई एक बीमारी अगर कोई बता सकता है क्या होता है उसमें? स्टोन्स हो सकते हैं, यूरिनरी कैथर स्टोन्स वगैरह होते हैं, किडनी स्टोन होते हैं, फिर इन्फ्लेक्शंस होता है कि यूरिनरी ब्लैडर्स में क्या होता है? इन्फ्लेक्शंस होता है जहाँ पे उनको स्वेलिंग पेन होता है। यस, तो यूरिनरी ब्लैडर में अगर स्टोन है तो डाइट में हम क्या करेंगे, वाटर इनटेक बढ़ाएंगे। एंड एक कुल्थी काइंड ऑफ दाल है, उसका वाटर का भी इफेक्ट देखा गया है कि वो रिमूवल के लिए हेल्प करता है इन अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। तो कुल्थी दाल आप दे सकते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये इफेक्ट करता है पेशेंट को। एंड फ्लूइड इनटेक तो बढ़ाना ही है, एंड कैल्शियम को कम करना है फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक उनका स्टोन है। निकलने के बाद फिर वो नॉर्मल कैल्शियम में आ जाएंगे।
In some cases, calcium is found, but some cases other salt also coming. Yes, if it is diagnosed कि कैल्शियम का ही स्टोन है, then you can restrict calcium. मगर most of the cases में हमें डायग्नोसिस नहीं मिलता है, डॉक्टर्स नहीं बताते, वो स्कैन नहीं हो पाता है, तो आप एंड जो मैक्सिमम केसेस हैं, द स्टोन्स आर मेड फ्रॉम कैल्शियम एंड ऑक्सिलेट, तो आप उससे सेफर साइड के लिए आप उसको रिस्ट्रिक्ट ही करिए, क्योंकि वो काफी कम टाइम के लिए होता है, लाइक 2-3 मंथ्स में वो निकलना होता है, तो आप उतने टाइम के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं. एंड अगर यूटीआई इज वेरी कॉमन इन यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिनरी डिजीज, तो बहुत जल्दी जल्दी किसी को यूटीआई होता है. क्यों होता है? क्योंकि बोलते हैं हम पब्लिक टॉयलेट में गए इसीलिए यूटीआई हो गया. यूटीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. इसमें क्या होता है, पेशेंट को बार बार यूरिन लगता है, थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन लगता है, जबकि यूरिन ब्लैडर फुल भी नहीं हुआ होता है. तो ये क्यों होता है? इन्फेक्शन हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में. ओके, तो इससे बचने के लिए पेशेंट का इम्यूनिटी पहले तो अच्छा होना चाहिए. जिनको इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन नहीं होता है. ठीक है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया वहां पे भी जो एवरी पर्सन का जाता है, लेकिन किसी किसी को होता है, किसी को नहीं होता. लाइक पब्लिक टॉयलेट तो बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन सबको तो नहीं होता. तो क्यों होता है? बिकॉज उनका इम्यूनिटी वीक है. तो इम्यूनिटी वीक स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी हैव टू ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो खाना है. सेकेंड थिंग, अगर हो गया तब क्या करेंगे? तो विटामिन सी वाले फूड्स प्लस वाटर, ये हमें बढ़ाना है. तो मेनली विटामिन सी ही आपको हेल्प करता है. कई बार इतना सीवियर हो जाता है कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है. अभी रिसेंट में एक नॉन पेशेंट था जिनको यूटीआई की वजह से उनको एडमिट होना पड़ा. ही वाज मेल पर्सन एंड उनको और भी चीजें थी साथ में, इसीलिए शायद उनकी इम्यूनिटी वीक थी. तो जब वो एडमिट हुए तब मेरे नॉलेज में आए कि वो यूटीआई के लिए एडमिट हुए. So any query related, any disease, any diet, लाइक मेन जो सिस्टम है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, राइट. तो इसमें जो मेन सिस्टम है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका पूरा क्लियर होना चाहिए. सेकेंडली एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी डाइट से बहुत रिलेटेड है, ये भी क्लियर होना चाहिए. थर्ड थिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये भी पता होना चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरा आपको नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपका जो डाइट का रोल है वो आपको पता होना चाहिए काम करने के लिए. तो मेनली जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियक के लिए आपको चाहिए प्रोटीन्स एंड लो फैट डाइट. तो यही है जो आपके हार्ट को हेल्दी रख सकती है. तो गुड फैट्स को इंक्लूड करना है, and like seeds and all you can include, and sunflower oil is good to use, and quantity you have to mention in your diet plans कि कितनी quantity आपको खानी है. तो cardiovascular system is also important. एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक सिस्टम है जिसको हमने पढ़ा है अपना कोर्स में. एंड इसमें डाइट रिलेशन में अगर बात की जाए तो हमने पढ़ा है कि जो लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा होता है. तो ये थोड़ी चीजें हैं जो आपकी डाइट से रिलेटेड है. अगर पेशेंट कोई है या स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको पहले से क्यों एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है लास्ट डे के बिना. तो पहले से इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी को उसको ट्रेन करना होता है कि वो हर एरिया में जहाँ पे वो एक्सरसाइज कर रहा है वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रेडी हो जाए. जो उसके सेल्स हैं वहां पे वो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए रेडी हो, ग्लूकोगॉन स्टोर उनका बढ़ा रहे ताकि लैक्टिक एसिड
में नहीं कन्वर्ट हो। लैक्टिक एसिड मान लीजिए किसी का हो गया पैर में, लाइक जमा हो गया कहीं लोअर लेग में, फिर क्या करते हैं, लाइक गर्म पानी में हम डालते हैं जनरली, राइट। हम कभी उनको ट्रैकिंग करके आते हैं, या वैष्णो माता से लोग जो आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में नमक डाल के रखते हैं। क्यों? बिकॉज गर्म पानी क्या करता है, सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो सर्कुलेशन बढ़ेगा उस एरिया में तो क्या होगा, वहां का लैक्टिक एसिड ट्रेवल करके दूसरी जगह में जाएगा एंड वो वहां से कम हो जाएगा, राइट। नमक क्यों? क्योंकि नमक क्या करेगा, वहां पे जो प्रिसिपिटेशन है किसी भी वाटर का, तो वो वहां से कम करेगा। तो ये दो चीजें हैं जो हम लैक्टिक एसिड जमा होने से करते हैं, या फिर बहुत पैरों में दर्द होता है तो करता है। एंड डायलिसिस पेशेंट में क्या किया जाता है, डायलिसिस पेशेंट में मेनली प्रोटीन ज्यादा दिया जाता है। जब किडनी पेशेंट सीकेडी 1-2 होते हैं, जब डायलिसिस नहीं हो रहा होता, उनकी किडनी ही प्रोटीन को फिल्टर कर रही होती है, वेस्ट निकाल रही होती है, तब प्रोटीन कम रहता है, ठीक है। अगर किसी को 60 ग्राम चाहिए नॉर्मल पर्सन को, तो वही जब अगर किडनी पेशेंट बनेगा तो उसको 30 ग्राम दिया जाता है या 40 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं प्रोटीन दिया जाता है। एंड प्रोटीन में भी दाल एंड दाल प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं। गुड क्लास प्रोटीन दिया जाता है जो वेस्ट कम बनाए। अगर पेशेंट एगिटेरियन है तो फिर इजी हो जाता है, अगर एगिटेरियन नहीं है तो फिर उनको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से ही देना चाहिए। दाल एंड दाल प्रोडक्ट हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब वो डायलिसिस में पेशेंट होता है, उसका किडनी बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर रही है इतना कि वो खुद से फिल्टर आउट कर सके, तब पेशेंट को हमें ज्यादा प्रोटीन देना पड़ता है, क्योंकि जो भी फिल्टर है अब तो मशीन कर रही है, उनकी किडनी को कुछ नहीं करना पड़ा। तो जब मशीन कर रही होती है तो काफी एक्सेस चीजें भी कम हो जाती है, लाइक बॉडी का आयरन भी कम हो जाता है, तो इसीलिए हमें प्रोटीन ज्यादा देना पड़ता है। क्यों? आयरन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए हमें प्रोटीन देना पड़ता है। तो अगर डायलिसिस है और नॉन डायलिसिस है, दोनों की डाइट में बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं दोनों। एक में बहुत कम है, एक में नॉर्मल से ज्यादा दिया जाता है। एंड अगर बात करें हम, कोई एक कॉमन डिजीज बोलिए। डेंगू की बात हमने जैसे पहले भी की है, तो डेंगू में हम क्या करते हैं, फ्लूइड इनटेक बहुत बढ़ाते हैं। इसमें मेनली फ्लूइड ही है जो आपको लाइफ सेवर होता है। तो डेंगू में जस्ट यू हैव टू गिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड। तो सिर्फ पानी देने से अच्छा है आप सूप के फॉर्म में दे सकते हैं, जिससे थोड़ा न्यूट्रिशन भी जाएगा। तो सूप हो गया, डार्क वाटर हो गया, आप ये सब चीजें दे सकते हैं। Any queries? मैम, या आपने कहा कि डायलिसिस पेशेंट है तो उनको प्रोटीन कम करना है, और एक दूसरा है तो उसमें बढ़ाना है, तो कौन से थोड़ा। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप। अगर डायलिसिस पे पेशेंट नहीं गया, ठीक है, सीकेडी टर्म होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है। इसका मतलब पेशेंट को किडनी की बीमारी है, दैट मीन्स किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ओके, सीकेडी, इसमें स्टेजेस होते हैं, सीकेडी 1, सीकेडी 2, 3, 4, 5, ओके, 5 तक होता है। तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स उसकी जो किडनी है उतना कम काम कर रही है। अगर 1 है तो दैट मीन्स उसकी किडनी बेटर काम कर रही है, सॉरी। तो जैसे जैसे बढ़ता है सीवियरिटी,
किडनी सीकेडी का लेवल भी बढ़ता है 2, 3, 4, 5, ठीक है। एंड डायलिसिस पे पेशेंट को तब डाला जाता है जब उसका क्रिएटिनिन काफी बढ़ा हुआ रहता है फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक 5, 6, 7 ऐसा रह रहा है और आप डाइट से नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे पेशेंट को डॉक्टर क्या करेंगे, डायलिसिस पे डाल देते हैं। तो डायलिसिस पे जाने के बाद रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डायलिसिस अब किडनी काम को आदत नहीं रहती काम करने की, तो अब डायलिसिस पे डाल दिया तो फिर वो डायलिसिस पे ही रहते हैं। लेकिन अगर पेशेंट स्टेज 1, 2, 3 तक भी है, तभी भी हम उनको स्टॉप कर सकते हैं, डायलिसिस में डालने से बचा सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें प्रोटीन कम देना है ताकि उसका जो वेस्ट बन रहा है बॉडी में वो कम बने, क्योंकि वेस्ट ही किडनी को निकालना होता है ना। तो वेस्ट कम बनेगा तो किडनी को ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा फूड देना है जिसका वेस्ट कम बने, ठीक है। तो कम प्रोटीन देना है जब किडनी काम कर रहा है, ओके, लेकिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, इसलिए हम कम प्रोटीन दे रहे हैं। लेकिन पेशेंट अगर डायलिसिस पे जा चुका है, डाइट जो उनका प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसमें मेंशन रहता है कि ही इज ऑन डायलिसिस या कुछ भी, तो डायलिसिस पे जाने के बाद उनको ज्यादा प्रोटीन लगता है, लाइक 1.2 या 1.5 पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर पेशेंट 60 केजी का है तो आपको उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करके जितना आया उतना प्रोटीन देना है। लाइक जनरली जो दिया जाता है वो 80 ग्राम प्रोटीन तक दिया जाता है, तो वैसा करना होता है। क्योंकि ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पे होते हैं उनका बहुत वीक हो जाती है बॉडी एंड हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो आपको CKD 5 में मेंशन रहेगा ऑन डायलिसिस, तो आपको ज्यादा प्रोटीन देना है, ठीक है। एंड अगर बॉडी ही फिल्टर कर रही है, किडनी ही काम कर रहा है लेकिन अच्छे से नहीं, तो कम प्रोटीन देना है। CKD ही बोलते हैं, नाम दोनों का CKD ही है। जब CKD विथ डायलिसिस होगा तो ज्यादा प्रोटीन, CKD नॉन डायलिसिस होगा तो कम प्रोटीन। समझ रहे हैं? Thank you, ma'am. Good information collected today also. थैंक यू। सो प्रोटीन्स का बहुत ध्यान रखना है इसमें। वन मोर थिंग, क्रिएटिनिन भी होता है जो आपका फ्लक्चुएट होता है CKD में। तो वैसे पेशेंट को आपको नॉनवेज खाता है अगर, तो नॉनवेज सबसे पहले बंद करना है, क्योंकि नॉनवेज जो है, मसल जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिनिन बढ़ाता है। तो इमीडिएट उसका नॉनवेज बंद करना है। फास्टिंग अगर लॉन्ग टाइम हो रहा है, लाइक अर्ली डिनर एंड लेट ब्रेकफास्ट, तो भी फास्टिंग में काउंट होगा, वो भी नहीं करना है। अगर लेट ब्रेकफास्ट हो रहा है तो क्या होगा, बॉडी का मसल ब्रेकडाउन होगा, तो फिर क्या होगा, क्रिएटिनिन बनेगा। तो क्रिएटिनिन को कंट्रोल रखने के लिए आपको क्या करना है, नॉनवेज बंद करना है एंड नो फास्टिंग करना है। So these are the things you can control, creatinine and sodium, potassium, ये 3 चीजें करनी होती है एंड प्रोटीन आपको कम देना होता है। ये चीजें आपको करनी। तो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। गुड नाइट एवरीवन। जय श्री कृष्णा।